उसके बारे में आपको आगाह करूं। मैं चाहूँगा कि आजकल जो एक गुफ्तगू मौजूए गुफ्तगू बड़ा चल रहा है वो है सेनेट के इलेक्शंस। और सेनेट के इलेक्शंस में आपको मालूम है कि हमारी हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम उठा रही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ बनाया जाए, और इस सिलसिले में हमने अमली अहकामात और अमली कदम उठाए हैं। इससे पहले कि असद उमर साहब आपको इसके बारे में तफसीलात बताएं, मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो भी चला दें जो कि आज बहुत चल रही है, जिसमें कि पैसे की रेल पहल है और पैसे किस तरह से दिए और लिए जा रहे हैं। तो उस फुटेज को देखने से आपको अंदाज़ा हो गया जाएगा कि हम क्यों इस पे मुसिर हैं कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो शफाफ तरीके से और ओपन तरीके से हों। तो जी असद मुझे चलाएंगे, वो चला लेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज टेलीविज़न के ऊपर कोई वीडियो लीक हुई, मेरे पास भी आई, आप सब ने भी देखी होगी। और वो वीडियो है 2018 के सेनेट के इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के कुछ MPs जो हैं वो नकद पैसा ले रहे हैं अपना वोट बेचने के लिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई नई खबर तो नहीं है, हम तो पिछले 20-25 साल 30 साल से सुनते आ रहे हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट ख़रीदे जाते हैं, उसके अंदर ज़मीर की बोली लगती भी है और ज़मीर बेचे भी जाते हैं। लेकिन सच्ची बात है, जब आँखों से इंसान देखता है वो एक मंज़र कि ऐसे कैश नकद पैसे की ढेरी लगी हुई और इस तरीके से वो उठा उठा के अपने ज़मीर को बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसी भी शख्स के लिए जिसमें थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी हो तो दिल दहला देने वाली एक चीज़ है देखने के लिए। इसलिए हमने कहा कि आज एक दफ़ा फिर ज़रूरी है कि हम आपको बताएं कि क्यों सेनेट के इलेक्शन के अंदर हम तब्दीली की जो तजवीज़ है हुकूमत ने दी है वो क्यों दी है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और ख़ास तौर पे अभी ऑर्डिनेंस भी जो पास किया गया है उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा रहे थे कि वो क्यों किया गया है। देखिए, किसी भी जमहूरियत के लिए जमहूरियत की ताकत जो है वो ज़ाहिर है किसी टैंक से किसी तोपखाने से नहीं आती है, वो बंदूकों से नहीं आती है। जमहूरियत उस वक़्त मजबूत होती है जिस वक़्त अवाम ये समझें कि ये निज़ाम हमारी बेहतरी के लिए है, और जो पार्लियामान में लोग बैठे हुए हैं और जो पार्लियामान है मजमूई तौर पर उसकी अखलाकी कुव्वत ही उसकी असल ताकत होती है। तो कोई भी ऐसा कदम जिससे लोग जो पार्लियामान मुंतखब होकर आ रहे हैं उसका तरीक़ेकार जो है उसको शफाफ बनाया जाए और कौम को ये नज़र आए कि ये लोग जो मुंतखब होकर नुमाइंदे हमारे चुन के जा रहे हैं, चाहे वो बराह रास्त कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हो या बिलावास्ता वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर वो मुंतखब होकर जा रहे हो, क्योंकि सेनेट भी जो है वो कानून साजी सेनेट भी करती है, सारे मुल्क के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हो माशरे के अंदर उनकी इज्जत हो, तकरीम हो, लोग उनको ये दिल से समझते हो कि वहाँ इनका अखलाकी जवाज़ है इस कानून साजी का, और कल जो मुझे कहा जाएगा जिस कानून को मुझ पर इतलाक़ किया जाएगा उस कानून को बनाने का इनका हक बनता है। और ज़ाहिर है उसमें से कुछ लोग जो हैं जैसे सेनेटर शिबली फराज बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो हुकूमतों का हिस्सा भी बनते हैं, वो काबीना के अंदर भी आते हैं और वो बड़े बड़े कौम के लिए फैसले करते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये खबर नहीं है, ये आप छांगा मांगा से सिलसिला जो शुरू हुआ था, आप तहरीक इंसाफ की कोई बात सुनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ जो इस वक्त PDM के अंदर जो जमातें हैं उनके अपने बयानात सुन लें कि माजी के अंदर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर क्या होता रहा है। और यही वजह थी, यही ज़मीर की बोली लगना, यही बकरा मंडी लगना बाकायदा MPs और MNAs की, और वोट खरीदे बेचे जा रहे हैं, इसी को जहन में रखते हुए, क्योंकि उस वक्त शायद
पाकिस्तान में नहीं थे, शायद बाहर बैठे हुए थे, बेहतर जमहूरी अक़दार जो है उनको नज़र आ रही थी, तो उन्होंने ये फैसला किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कि हम जो है सेनेट का बिल्कुल शफाफ इलेक्शन होगा और उसके अंदर ये जो तरीक़ेकार है कि गैर शफाफ तरीके से वोट खरीदे जाते हैं, ये सिलसिला हम ख़त्म कर देंगे। और उसके ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा जो हैं उनके भी दस्तखत है, नवाज शरीफ साहब के भी दस्तखत है, और इन सब लोगों ने किया। उसके बाद अभी ये जो पिछले साल सेनेट के इलेक्शन हुए, उसके बाद आप देखें इनके लीडर्स की तकारीर, कल मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब की स्पीच में सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन अगले सेनेट के जो होंगे वो शफाफ तरीके से किए जाएंगे, वो चाहे शो ऑफ हैंड्स हो, लिस्ट से हो, जो भी शफाफ तरीका है उससे किए जाएंगे। और बड़ा गिला था पीडीएम को, और वो गिला जो है बार बार उसका इजहार किया गया, सेनेट के इलेक्शन के लिहाज से भी किया गया, बलूचिस्तान की हुकूमत बदलने के लिहाज से भी किया गया। तो अब ये कहते हैं कि जब वक्त आया, बयानबाजी का नहीं, जब वक्त आया हकीकी माने के अंदर इस उसूली मौक़िफ़ को हकीकत में बदलने का, तो अब वो कहते हैं कि जनाब ये पता नहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है। वजह क्या है? कौम को ये सोचने की ज़रूरत है कि इसकी वजह क्या है, ये इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, और सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, और भी ममालिक के अंदर हमने ये देखा है कि जुर्म और सियासत और जमहूरियत जुड़ जाते हैं। लोग गलत पैसा बनाकर इलेक्शन जीते हैं और सेनेट के अंदर तो कहना चाहिए खरीदते हैं, हर एक नहीं लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं, और उसके बाद जब वो सारा पैसा खर्च करके आ जाते हैं फिर उन्होंने कमाई करनी होती है, और उस कमाई का एक जरिया जो है वो सेनेट का इलेक्शन भी है। और ये असेंबली जो है उस लिहाज से इस सेनेट में, इस असेंबलियों के अंदर जो 2018 से 23 वाली जो असेंबली है, उसमें वो लोग जिनको अपना ज़मीर बेचने में शर्म महसूस नहीं होती, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि एक नहीं 2 सेनेट के इलेक्शन है। और आपको मैं ये भी बता दूं, और मैं आपको जहां पे जो हमारे साहबी बैठे हुए इनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके पास पहले खबर पहुंची होगी, रेट लगने शुरू हो गए, इस इलेक्शन के भी रेट लगने शुरू हो गए। अब इस सूरत हाल को कि जो जुर्म के साथ जुड़ गया है, पहले काला पैसा बना कर आओ, फिर खरीदो, सेनेट के अंदर सीट लेके वहां पर पहुंच जाओ, और फिर वहां से अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके मजीद पैसा कमाओ, उसको तोड़ने के लिए एक मौसर हथियार जो है वो ये जो इस वक्त तरमीम जिसकी तजवीज़ की गई है और जिसके लिए कहा गया है कि एक शफाफ तरीके से जितनी सीट्स किसी भी पार्टी की बनती हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत की हो, उनको पूरा हक है उतने लोग वो मुंतखब करें, और जिसको भी वो नॉमिनेट करना चाहते हैं वो मुंतखब होकर आए। जाहिर है इस, अगर मैं इसको एक खेल कहूँ, एक घनौना खेल है, लेकिन इस घनौने खेल के अंदर हुकूमत के पास तो बहुत हथियार हो सकते हैं। और ये जो आजकल दावे करें ना कि वो हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, तो मैंने अभी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन तो आपको पहले बता दिया था। अभी फैटफ के अंदर दिसंबर में क्या हुआ, ये इतनी जो चीखें निकल रही थी ये किधर से आ रही थी? क्योंकि सबको पता है कि मुश्तरका हाउस के अंदर जिस वक्त वोटिंग की बारी आई फैटफ बिल्स के ऊपर, तो अक्सरियत तो अपोजिशन की थी, लेकिन ये अपने मेंबर पूरे नहीं कर सके। तो ये भी इनकी गलत फहमी है। ये जिस वक्त वोटिंग होगी और ये तरीक़ेकार अगर हम ना बदलते तो शायद तहरीक इंसाफ की 1-2 सीटें 3 सीटें और भी निकल आती, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। ये एक इमरान खान का एक यकीन है, उनका ये सोच जो है वो सियासत से नहीं, ये तो उनकी क्रिकेट के वक्त से शुरू हुई है। दुनिया की बेहतरीन टीम खेलने के लिए आ रही है वेस्ट इंडीज, और पहली दफा दुनिया की तारीख में होता है कि फैसला होता है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल अंपायर के साथ खेला जाएगा, दुनिया की बेहतरीन टीम के खिलाफ खेलते हुए, ये सोचे बगैर कि जीत जाएंगे हार जाएंगे। इसी तरीके से जिस वक्त ये वीडियो सामने आई, क्या ये पहली दफा हमें पता चला है कि पैसे दिए गए? लेकिन पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि पार्टी चेयरमैन ने 20 मेंबर असेंबली की रुकनीत मुअत्तल कर दी, ये सोचे बगैर कि इसके बाद हमारी हुकूमत रहती है कि नहीं रहती। तहरीक इंसाफ इस मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़के आई है कि एक शफाफ इलेक्शन के निज़ाम के लिए हमारे पास जितना आईनी इख्तियार है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम असेंबली में बिल भी लेके गए, वहां पर जो तमाशा आपने देखा सारी कौम ने देखा, वो तो लाइव तमाशा सारी कौम देख रही थी। किस बात पे एहतजाज हो रहा था
कि सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए की इस वक्त बोली लग रही है और लोगों की राल टपक रही है कि वो करोड़ों रुपए कमाएंगे अपना ज़मीर बेचकर, कि वो मौका उनसे छिन जाएगा, किस बात पे एहतजाज कर रहे थे। इसी तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया, और क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल, सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल का टाइम करीब आता जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है, इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया कि ऑर्डिनेंस लेके आया जाए। जाहिर है आइन की तशरीह करना सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट की, जो भी उनका फैसला होगा हतमी होगा, लेकिन हमारा जो अपने वोटर्स के साथ हमारा वादा था, जो हमारा वादा कौम के साथ था कि हद्दुल वसा आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जो भी हम काम कर सकते हैं, इस घिनौने कारोबार को, जो मैं बोलता हूं कि वहां देखें कि कहाँ बैठते कहाँ हैं, ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और कोठों पे तो जिस्म बिकते हैं, यहाँ ज़मीर बेचे जाते हैं, उसको बंद करने के लिए जो भी तहरीक इंसाफ के पास, हुकूमत के पास, हमारी कोalition गवर्नमेंट के पास जो भी रास्ता है, हमने वो तमाम रास्ते इख्तियार किए हैं। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब देखते हुए, उनको भी हकीकत का भी पता है पाकिस्तान की तारीख में सियासत में क्या होता रहा है, लेकिन जाहिर है ये उन्हीं का इस्तेहकाक है, कानून वो आइन बेहतर समझते हैं मुझसे, तो वो जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। थैंक यू। टेक ओवर जी, 2-3 क्वेश्चन जी जी। सर ये बताइए कि आपने ये कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हम आना चाह रहे हैं, लेकिन शफाफियत के साथ एक बात ये भी तो है ना कि माजी में एक बात चलती रही है कि लीडर खंबा भी खड़ा करे तो उसको वोट दिया जाए। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार होता है जिसको पार्टी के लोग समझते हैं कि ये मतलब पैराशूट से आया या इसका हक नहीं था, कि इसको गलत टिकट दिया गया है, तो आप ये समझते हैं कि उन वोटर्स को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो उस पर्सन की एबिलिटी और उसकी डेडिकेशन और उसकी जो बाकी सारी सलाहियतें उनको मद्देनजर रखते हुए उसको वोट दें, बल्कि अगर पार्टी ने उसको टिकट दे दिया तो उसको बाउंड है कि वो उसको टिकट उसको वोट दें। आप ये चाहते हैं कि पाबंद बना दिया जाए? आप आइन मुझसे बेहतर समझते हैं। आइन के अंदर जो है शिक जिससे मेंबरशिप रिवोक होती है, तो सिर्फ 2 शराइत हैं, वो या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, या वो बजट का पास करना है। अगर आपके ज़मीर की आवाज़ है और आप पैसे लेके अपना ज़मीर बेच के नहीं कर रहे, तो आपको क्या खराबी? आप खड़े हो वहाँ पे, हाथ खड़ा करके सारे पाकिस्तान के सामने बताएं। असद उमर साहब और सेनेटर शरीफ फराज साहब, आप दोनों से एक अधूरी कहानी का जवाब चाहिए। आपने अभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अभी एक टीवी फुटेज का जिक्र किया। मार्च 2018 में पार्लियामेंट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होते हैं, अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाता है। आपसे इस कहानी को मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ कि आप इस मामले की मजम्मत करते हैं कि अक्सरियत को अक़लियत में सेनेट में तब्दील किया गया था। थैंक यू सर, मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ ना, जो भी वोट डालना चाहता है, अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने क्या कहा था, वो आज़ाद है, जिस मर्जी को वोट डालना चाहे वो जरूर डाले, आइन उसको, कानून नहीं रोकता। और अगर आपके ख्याल में या किसी और के ख्याल में कोई बुनियाद ये बनी इस वोट के बदलने की कि जो आइन के मुतरादिफ था या जो अखलाकियात के मुतरादिफ था, तो हम उसी का तो रास्ता बंद करने की बात करें ना भाई। और एक सेकेंड रास्ता रोका था सर सेनेट में। जी सर, आप कौम को क्यों नहीं बता देते कि सेनेट में अक्सरियत को अक़लियत में किसने तब्दील किया था? पार्लियामेंट में आके किसने शब्द मारा था? सर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि मेंबर्स ने ही वोट डाले थे ना, वो मरीख से तो मखलूक नहीं आई थी जिसने वोट डाले थे। पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं कि आप शो ऑफ हैंड वाले मामले को करने में कारगर साबित हो जाएगी आपकी तमाम कोशिश? और दूसरा ये भी बता दीजिए कि तहरीक इंसाफ कितनी सेनेट की नशिस्तें अपने पॉलिटिकल सिनेरियो के कोटा पे कितनी एक्सपेक्ट कर रही है? प्रोविंसेस वजह से आपको कैलकुलेशन की है? थैंक यू। देखिए, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं, हमारे जो इख्तियार में था हमने वो तमाम काम किए। हम असेंबली के अंदर बिल भी लेके गए, हम ऑर्डिनेंस भी लेके आ गए, हमने सुप्रीम कोर्ट के पास खुद गए, चल के गए हैं, हमने उनसे भी तशरीह करने को कहा है। आखिरी फैसला जो है जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह करेगी उसी बुनियाद के ऊपर होगा। जहाँ तक आप सीट्स की बात करें ना, जैसे मैं कह रहा था, हुकूमतें जो है, हम तो पॉलिटिकल सीट एडजस्टमेंट करके आगे पीछे करके बहुत कुछ निकलवा सकते हैं, राइट? हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 सीटें तहरीक इंसाफ की ज़्यादा आ जाएं। उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है
कि माशरे के अंदर अखलाकी अकदार जिनको बिल्कुल पामाल कर दिया गया है, वो दोबारा से आपके और हमारे बच्चे जिस वक्त टीवी देखें तो उनको टीवी देख के शर्म से उनके सर ना झुकें कि किस किस्म के हमने लोग मुंतखब नुमाइंदे भेजे हुए। सर ये बताइए कि ये सेनेट के इलेक्शन कोई आज तो अनाउंस नहीं हुए, इस महीने में तो अनाउंस हुए थे, जब से आप इक़्तिदार में आए थे तब से ये तय था कि ये इलेक्शन फला तारीख को फला साल में होने हैं। तो ये अब एक बहरान जो पैदा हुआ है और अपोजिशन का ये एतराज़ है कि इस कदर इमरजेंसी में आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, आप ऑर्डिनेंस भी आपने नाफिज कर दिया, ये पहले से ये मशक शुरू क्यों नहीं की गई? सर और जी, दूसरी बात ये बताइए कि अगर आप ऑर्डिनेंस के जरिए ये इलेक्शन ओपन ब्रैकेट के जरिए करवा देते हैं तो क्या ये रास्ता नहीं खुल जाएगा कि जब चाहे जो हुकूमत चाहे ऑर्डिनेंस पेश करे और आइन को तरमीम कर ले? देखिए सुप्रीम ये ऑर्डिनेंस इशू करना किसी भी हुकूमत का इख्तियार है। क्या वो ऑर्डिनेंस जो इशू किया गया है वो आइन की रूह के मुताबिक है, इसका फैसला हुकूमत नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट करती है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा जाहिर है वो मुकद्दम होगा और वही फैसला आखिर होगा। दूसरा, इससे पहले वाला हिस्सा आप क्या पूछ रहे थे? इमरजेंसी। अच्छा, जरा इमरजेंसी की बात करें। सर जी, हम बैठे और मैं उसका हिस्सा था, जहांगीर तरीन थे, शाह महमूद कुरैशी थे, आरिफ अदवी थे, हमने मुज़ाकरात की 2014 में, ठीक है, मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे और हमने कहा इंतखाबी इस्लाहात का एक एजेंडा लेकर आते ताकि ये हर दफ़ा जो है ना ये हंगामा ना हो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, सेनेट के इलेक्शन भी डिस्कस किए गए और एंड में एक मायदा भी हो गया। उसके बाद जो हुकूमत वक्त थी उसने वो माहिदा लिया और उन्होंने ऐसे दराज में रख दिया, एक भी उसमें से इकदाम नहीं किया गया। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने खुद ही हंगामा खड़ा कर दिया। हमने उस वक्त ऑफर किया, आए हमारे साथ बैठे, निज़ाम में क्या बेहतरी चाहते हैं। फिर पिछले साल 2020 के अंदर एक बाकायदा इंतखाबी इस्लाहात का बिल CCLC ने पास किया, काबीना ने पास किया, वो असेंबली के अंदर इस वक्त मौजूद है। जब दिसंबर में हम इनके साथ बैठे तो हमने कहा आए जी हम बातचीत करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी इस्लाहात करने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंतखाबी इस्लाहात भी एक हैं। उन्होंने कहा जनाब सबसे पहले आप हमें NRO देंगे, क्या वो कहते हैं जी मशहूर जो जिस तरह मिठाइयाँ होती हैं, तो वो नैब ऑर्डिनेंस की 37 क्लॉजेस में से 34 के अंदर आप तरमीम कर दें, वरना हम बात करने के तैयार नहीं है। तो भाई ये तो सेनेट का इलेक्शन सर पे आ गया है, हम कब तक इंतजार करेंगे ये सिलसिला? हम तो इनसे 5 साल 6 साल से बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल कर ले उसको अशोक जी। थैंक यू। अच्छा जी, मैं अब इजाजत लेता हूँ क्योंकि सिर्फ ये वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा था, ये जो आपका सवाल है इस पे शिबली है। इसके साथ ही आपने जिस तरह अभी ऑर्डिनेंस का जिक्र किया है, यकीनन अपोजिशन उसको मुस्तरद करेगी, उसके ऊपर आपका क्या अमल होगा? और दूसरा ये है कि जो आपने ये पैसों का जिक्र किया है, इसमें अगर आपके अपने PTI के अगर लोग हों, अगर बीच में पाए गए तो उनके साथ क्या? सर 20 को पहले फारिग कर दिया था, अगर अभी भी कोई नजर आएगा तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान उसको भी फारिग कर देंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जो भी किसी पार्टी को, हम तो कभी बोलते ही नहीं ना किसी को छोड़ दो, जिसने भी गलत काम किया उसको फारिग कर दिया है, बिल्कुल फारिग कर देना चाहिए। दूसरा सवाल क्या था? ऑर्डिनेंस का देखिए, ऑर्डिनेंस जो है ऑपोजिशन के बयान से मुस्तरद नहीं होता है। ऑर्डिनेंस का आइन के अंदर एक तरीक़ेकार वज़े है, 120 दिन हुकूमत के पास मौजूद है। उस 120 दिन के अंदर हमने असेंबली में जाके, नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली से इस बिल को, ऑर्डिनेंस को पास करवाना है और उसके बाद सेनेट से उसको पास करवाना है। और अगर किसी एक हाउस में मंजूर होता है और एक में नहीं होता तो फिर जॉइंट सेशन के अंदर अप्रूव कराना है। तो वो तरीक़ेकार उसके अंदर तय है। ऑपोजिशन ज़ाहिर है अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देगी जब भी वो वोट के लिए आएगा, लेकिन ऑर्डिनेंस उनकी बयान देने से मुस्तरद नहीं होता। मैं इजाज़त लूँगा जी शिबली को हैंड ओवर करने। देखें, जी जनाब, देखिए मैं तो आपको असद उमर साहब ने बड़े मुदल्लल और तफसीलन आपको सेनेट के इलेक्शंस के बारे में जो हुकूमत का नुक्ता नज़र है वो पेश कर दिया। अब मैं आता हूँ काबीना की जो आज की जो
मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में, तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ को डिस्कस किया, जिसमें कि सबसे पहले क्योंकि जिस तरह बताया गया कि जो महंगाई है ख़ास तौर पे वो अशिया खुर्दनोश जो कि आम आदमी के मसरफ़ में आती हैं, उसके लिए जो पहले प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ बनाई गई थी और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल था, तो उसमें ये देखा गया था मुल्की सतह पर कि वो इफ़ेक्टिव नहीं थी और वो अपना काम नहीं कर रही थी। तो इसलिए पिछली काबीना में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बैन कर दिया था और उनको ख़त्म कर दिया था। एक आज पता चला कि जो इस्लामाबाद की जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो भी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, ये तारीख़ी तौर पे हमेशा इन्होंने प्राइस कंट्रोल या जो नरखनामे आवेज़ा होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। ये ज़िम्मेदारी दोबारा उनको दे दी गई है कि वो ज़िम्मेदार होंगे कि जो भी प्राइसेस हैं, ख़ास तौर पे ये भी देखा गया है कि एक इलाके में या एक मार्केट में एक प्राइस है और जो साथ ही में जो मुंसलिक, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है या शहर का दूसरा हिस्सा है, जिस तरह कराची हो गया बड़ा शहर है, या और शहरों में भी, तो जो प्राइस का जो डिफरेंस था वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए ज़िम्मेदारी, फोकस ज़िम्मेदारी एक ही इदारे पे डाल दी गई है, वो है इंतज़ामिया पे। तो इससे हम इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं कि जो प्राइसेस का जो डिफरेंशियल है, यानी जो मुख्तलिफ प्राइसेस हैं उनकी में बराबरी लाने के लिए ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर इक़दाम होगा। दूसरी बात जो की गई वो ये थी कि जो स्मगलिंग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। नुकसानात हमारी इंडस्ट्री को भी होते हैं, सबसे पहले हमारी इकोनॉमी को भी होते हैं, और इसी वजह से न तो हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं या उनको में वो मुनाफा नहीं आता जिसकी वजह से लोग इंडस्ट्री लगाना छोड़ देते हैं। वो है स्मगलिंग की लानत। अब उसकी वजह से जब आपके रेवेन्यूज़ कम होते हैं तो हुकूमतें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती हैं। अब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हर एक को मुतासर करते हैं। अब जब स्मगलिंग होती है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पेट्रोल की स्मगलिंग जो कि एक इलाके से हो रही थी, उस पर हमने बड़े मौसर इक़दामात लिए और तकरीबन 120 अरब रुपए का जो टैक्स का हमें जो नुकसान होता था, और उसके अलावा जो माहौली आलूदगी भी पैदा होती थी, उसका कोई क्वालिटी का मायार भी नहीं था। तो बड़ी सख्ती की गई और मुख्तलिफ़ पेट्रोल स्टेशंस पे जो तकरीबन 2192 के करीब पेट्रोल स्टेशंस थे जो कि ये स्मगलिंग का पेट्रोल बेचते थे, उन पे सख्ती की गई। बड़ी कड़ी सज़ाएँ हैं, जायदाद की ज़ब्तगी है, पेट्रोल पम्प का ज़ब्त होना है। तो उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिवली जो है तो हमारा जो कस्टम डिपार्टमेंट है, FBR है, वो उसको बड़े मौसर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह सिगरेट्स हो गए, इसी तरह और जो चीज़ें हैं जिससे कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो उसकी लीकेज होती है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इस पे ज़ोर दिया कि अब हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखने हैं, यानी कि बजाय इसके कि हम आवाम पे बोझ डालें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, हमने इन सोर्सेज को जो कि हैं लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से फिर हमारा जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहता है उसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। उसके अलावा जो बात हुई वो उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया, वो थी जो सिंध हुकूमत 6 साल पुरानी गंदम कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को दे रही है, रिलीज़ कर रही है। इससे हमारे 2 पॉइंट्स प्रूव होते हैं। एक जो कि हम हमेशा यहाँ पे कहते आए हैं कि सिंध हुकूमत ने गंदम बर वक्त रिलीज़ न करके न सिर्फ पाकिस्तान में जो
गंदम की सप्लाई है उसमें तातुल पैदा किया, बल्कि सिंध के अवाम को, बिलखुसूस कराची के अवाम को महंगा आटा ख़रीदने पे मजबूर किया। उसकी वजह से जो प्राइसेस का जो एक डिफरेंशियल पैदा हुआ सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो उससे ये है वो जिसे कहते हैं कि वो जो डाका है एक डायरेक्ट तरीके से इन्होंने डाला है पाकिस्तान के अवाम पे, जिससे कि उन्होंने गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी करके, इसको मैं ज़ख़ीरांदोज़ी कहूँगा कि जब आपके पास एक चीज़ हो, मुल्क इंपोर्ट कर रहा है, अपने फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहा है, और एक सूबा है जो कि उसने दबाई हुई है गंदम को, ये कहाँ का मतलब है कि कहाँ की सियासत है, ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है कि आपने 6 साल से स्टोर किए हुए हैं गंदम और आप नहीं दे रहे और अभी आप रिलीज कर रहे हैं। ये अवाम को आप वो समझते हैं कि ये कोई जानवर हैं कि ये खाएंगे, ये सेहत के लिए भी मुज़िर है, और इससे इनकी जो हकीकत है वो आश्कार हो गई है कि ये बातें कुछ करते हैं और अमल कुछ करते हैं। मकसद है सियासत करना, मकसद है पैसा बनाना, मकसद है एक ऐसा वो माहौल पैदा करना जिससे कि जितने भी ज़ख़ीरांदोज़ हैं और जितने भी वो लोग जो कि इसमें गैर ज़रूरी और एक बेजा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये उन लोगों के हाथों में खेलना है। तो इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं और हम ये कहेंगे कि जो सिंध के अवाम है, कराची के अवाम है, उनको बिल्कुल इस पे एहतजाज भी करना चाहिए और इसकी असेंबली में भी इस पे ज़ाहिर है कि बहस होनी चाहिए कि किस तरह से कराची के अवाम को और बाकी पाकिस्तान में जो एक गंदम का तातुल और एक जो एक क्राइसिस पैदा किया, उसकी डायरेक्टली ज़िम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है। उसके बाद फिर बात हुई शुगर रिपोर्ट की। आप सुनते होंगे कि आपने भी कई दफ़ा सवालात किए कि जी शुगर रिपोर्ट का क्या हुआ। अब शुगर रिपोर्ट, पहली बात तो ये है कि वो एक रिपोर्ट थी और उसको चाहिए तो ये था कि जो मनोवान उसको तस्लीम कर देते और जिसने कुछ किया नहीं होता तो उसको तो ओपन हो जाना चाहिए, बजाय इसके जो शुगर माफिया था उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में, मुख्तलिफ सूबों में स्टेज लिए, वो भी हुकूमत वो भी केस जीत गई। तो उसमें जो एक्चुअल जो फ़ायदे हुए या जो उसका अमल दरामद है, अगर आपको याद हो तो उसमें एक एक्शन मैट्रिक्स थी कि अब एक्शन लिए जाएंगे इन इदारों के थ्रू, जिसमें कि पहला ये था कि जो FBR है उसने जो टैक्स ऑडिट किया उससे 368 अरब रुपए की टैक्स लायबिलिटी इंप्रूव हुई। फिर जो GST है शुगर की मद में वो 60 से 65% बढ़ी, जिसको अगर आप पैसों में तक अगर तब्दील करना चाहते हैं या कि कितना अमाउंट बना, वो कोई 29 अरब रुपए की थी, वो GST बढ़ा। फिर जो फार्मर्स थे यानी किसान थे जो कि अरसे से उनको पेमेंट्स नहीं मिलती थी, कम कीमत मिलती थी, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सबको पेमेंट्स भी मिली और अच्छी कीमत भी मिली। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही एक अच्छा कदम हुआ। उसके बाद जो FIA है, FIA में भी जो अपना काम किया, कोई 22 अरब के करीब जो मनी लॉन्ड्रिंग भी डिस्कवर हुई, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जो वो थी, और इस तरह और लोग भी। इसमें जो तातुल पैदा हुआ जिससे कि आप अक्सर पूछते थे कि जी शुगर रिपोर्ट का क्या हुआ, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो अदालतों में स्टे लिए गए थे उनको वेकेट कराते कराते ये टाइम लगा, और अब इंशाल्लाह आपको जो है उसमें अब हम कैमरास भी लगा रहे हैं जितनी भी शुगर मिल्स हैं कि आइंदा उनकी जो स्टॉक की पोजीशनिंग है जो कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी एक्चुअल स्टॉक कितनी है। हमने वो जो गंदम के साथ किया सिंध हुकूमत ने, वही शुगर के साथ भी उन्होंने यही किया कि शुगर भी अप कंट्री कराची की तरफ जो है बिकॉज कीमतों की वजह से उसको मैनिपुलेट किया गया। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी सियासत के लिए ये नहीं देखते हैं कि इससे नुकसान किसको होगा, मुल्क को होगा, अवाम को होगा। तो इसके जो पसे पर्दा किरदार हैं वो यही लोग हैं
जो कि नहीं चाहते कि वो माफियाज जो कि इस मुल्क में माजी में एक ख़ास हुकूमतों के अंडर सरपरस्ती में ये सारा घिनौना खेल खेलते थे, तो वो कहीं जो हुकूमत आई है वो कामयाब ना हो जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कोशिशें हैं वो थोड़ी देर ज़रूर हो रही है, लेकिन वो जो देर भी हो रही है कि आपको सोचना चाहिए कि जो ये माफियाज होते हैं इनमें बड़ा कट होता है, ये एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं, क्योंकि इन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद और इसी तरह जो सब्सिडी थी उस पर भी जो है तो नैब इंक्वायरी कर रही है और वो भी इंशाल्लाह आपके सामने अनकरीब आ जाएगी। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तब्दील हुए हैं, राना रियाज मथर साहब वो अब नए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान। फिर दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि जो रोशन पाकिस्तान का जो एक स्टेट बैंक ने जो एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि हम बैरूनी अपने ममालिक में पाकिस्तानी जो कि मुकीम हैं और वो अपने पैसे भेजना चाहते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो उसके लिए जो स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया था उसकी भी उसको बड़ी पजीराई मिली है और अभी तक तकरीबन $500 मिलियन जो कि हमारे मुल्क के लिए बड़े अहम हैं वो जो है तो उन्होंने भेजे हैं। फिर कुछ जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तैनाती नहीं हुई है, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक आखिरी हफ्ता दिया है जिसमें कि ये तय हुआ कि जितनी भी हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनके सीईओज़ के, जिसमें कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों के डिस्कोस के भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और इस तरह 60 के करीब और ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके हेड्स जो हैं वो एक हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए हैं कि वो जो एक्चुअल फिगर्स हैं और लाएं और वजूहात बताई जाएंगी किन वजूहात पे ये लगाए नहीं गए। उसके बाद ज़ाहिर है जो तफसीलात हैं वो तो मैं आपको इसमें दे भी दूंगा, लेकिन जो असल चीज़ है वो बिजली की कि आपने ये भी तय हुआ आज की कमेटी में अप्रूवल दी, जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है उसकी सिफारिशात पे वो जो मुआहदा जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बिजली के मुआहदे थे वो बहुत ही मुल्क के अवाम के ख़िलाफ़ थे, महंगे मुआहदे किए गए और वो ऐसे मुआहदे जिसमें से कि हम निकल नहीं सकते। तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, एक तो ये कि वो सारे इंटरनेशनल सिस्टम में ये पैगाम पहुंचा दे कि जी हम अपने किए हुए मुआहदे या पिछली हुकूमतों की किए हुए मुआहदों को हम कोई अहमियत नहीं देते हैं और उसमें हम यकतरफा तौर पे उसमें हम तब्दीली लाते हैं। ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि उससे मुल्क को बेइंतहा नुकसान पहुंचता और आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट ना करता। तो तरीका क्या हुआ जो कि कभी पहले कोशिश नहीं गई कि हमारी हुकूमत ने ये तय किया कि इनको एंगेज करके इनके साथ मिल के और एक ऐसा फार्मूला इख्तियार किया जाए जिससे कि हमारी जो बिजली की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स अगेन वही जो कि आप बिजली इस्तेमाल करें नहीं, बिकॉज टेक और पे का जो मैकेनिज़्म था कि आप बिजली ख़रीदें ना ख़रीदें आपको इतने पैसे देने हैं। तो इस पे काफ़ी मेहनत हुई, इस पे काफ़ी उनके साथ अपना एंगेजमेंट्स हुई, उनके साथ मीटिंग्स हुई और उससे जो है तो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की नेगोशिएशंस हैं और ये इसकी रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको मेरा ख्याल है कि वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी एक आध रोज़ में। तो उसमें से फिर आप देख सकते हैं कि कौन सी जो है तो कंपनीज़ हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मायदे हुए हैं मुख्तलिफ वक्तों में और मुख्तलिफ वक्तों की मुख्तलिफ तरीके से नेगोशिएशन हुई है। जो 90 के दहाई में थे, फिर 2000 के उसमें, फिर 2015 2004 मुख्तलिफ रिजीम्स के तहत ये मायदे हुए थे। तो इसमें जो पेमेंट का जो टोटल पेमेंट जो कि हमने उनको करनी है, और याद रहे कि देखें जी
ये पैसे हमने देने थे, ये मतलब है हम उनको ओ करते थे, जो कि आप वो है ना सर्कुलर डेट जो कि 2 खरब से ऊपर हो गया है, ये वो पैसे हैं जो कि हमने देने हैं। बात इसमें हुई थी कि हम इसको कम करना चाहते थे, हम इसमें रियायत मांग रहे थे उनके साथ, और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी, न फोरेंसिक ऑडिट से, न किसी और, जो मोहम्मद अली रिपोर्ट में जो जिस 57 अरब रुपए की चीज़ होता है, किसी चीज़ पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो अपनी चलेंगी। लेकिन हमने उनके साथ ये तय किया है कि जी जो हमारे जो रेट्स हैं उनकी जो डॉलर की पैरिटी जो रेट तयन किया जाएगा उसमें हमने एक ब्रेक सी लगाई है कि जिसमें ये नहीं हो कि डॉलर कल खुदा न खास्ता 300 का हो जाए तो हमें हम तो इस काबिल नहीं होंगे कि हम वो पे करें, कैपेसिटी पेमेंट्स करें। आप अंदाज़ा करें कि पिछले साल जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो 650 अरब की थी, और इस साल जो है तो वो 850 अरब की हो गई हैं, बिकॉज एडिशनल वो पावर आई है, और अभी कुछ और भी हैं जो कि आएंगे इस साल, तो अगले साल इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में अब बिजली ज़्यादा है, महंगी है, ज़्यादा है डिमांड से। तो ये 3 जो चीज़ें हैं इसने हमें काफ़ी मखमसे में डाला हुआ था। तो इन इक़दामात, इन नेगोशिएशंस की वजह से हमें तकरीबन 836 अरब रुपए का सेविंग होगी अगले 20 साल में। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि इससे जो बिजली के जो रेट्स हैं, जो कि अभी जो हमारा मायदा हुआ है, ये एक दफ़ा जब काबिल अमल हो जाए तो उसके बाद जो है तो कुछ रेट्स भी कम होंगे बिजली के। और इस पे जो है तो मेरा अपनी ज़ाती राय तो यही होगी कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जो एनर्जी के जो कि इसमें इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, इस नेगोशिएशन में, उनके साथ आपकी एक बैठक कराई जाए जिसमें कि आप जिस तरह के सवालात उनसे पूछना चाहते हैं आप उनसे पूछें, और मैं ये फैसिलिटेट करूँगा। कल हो सकता है ये कि हम ये कल ही इसको करें, जिसमें कि वो आपको आपके जितने भी सवालात हैं वो उनके जवाबात देंगे, और कि आपको तसल्ली हो जाए। क्योंकि जो 403 अरब रुपए जो हम उनको दे रहे हैं, आपको बड़ा दुख होगा कि इसमें से 122 अरब जो है ना वो सिर्फ सूद है। 72 अरब रुपए वो हैं जो कि PSO या और जितनी भी सप्लायर कंपनीज होती हैं जिनसे कि ये ऑयल वगैरह ख़रीदती हैं वो होती हैं। और फिर जो 1300 का, मैं अगर आपको बाकी जो बैलेंस 1300 है उसका मैं को ब्रेक डाउन दे दूं तो 700 अरब जो है तो वो IPPs के हैं, और 600 अरब रुपए जो है तो वो जो हुकूमत के जो जेनकोज होते हैं उनको ओ करते हैं पावर CPPAG। तो बुनियादी तौर पे ये वो थे बिजली के सेक्टर से मुतल्लिका बातें। और फिर जो है उसमें काबीना ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तय पाने तक मौजूदा अफ़गान पाक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट में 3 माह की तौसीह की है। मौजूदा मायदा जो है वो चूँकि 11 फरवरी को एक्सपायर हो रहा था। ये थी बुनियादी तौर पे बातें, और जो बाकी जो तफसीलात हैं कैबिनेट की जो कमेटी है उसमें जो भी हैं वो आपको मैं ये तफसील मैं आपको दे दूँगा। और आखिर में ये भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंस्ट्रक्शन दी बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से कि जहाँ जहाँ पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है उसको बिल्कुल वो काबिल कबूल नहीं है। उस पे वजारत बिजली को ये ताकीद की गई कि उन्होंने अगर लोड शेडिंग करनी है, जितने भी वक्त की करनी है, वो पहले से पता होना चाहिए, और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है ना वो किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह जी जनाब, आज लेट आए हैं ना तो इनको तो जुर्माना होना चाहिए, सवाल पहले पूछ रहे हैं। सर आप किसी और से करा देंगे? कर लें अच्छा सर, जी। अच्छा सॉरी, मैं एक बात कर दूं, ये जो एक अहम बात रह गई है जो कि इसमें है, लेकिन मैं उसको बताना समझता हूं कि जो 30
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दी थी, उसकी भी मंजूरी दे दी गई थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो एहतसाब का जो केसेस पेंडिंग है उनमें पेंडेंसी है उसमें भी तेज़ी आएगी और ये कोर्ट्स मुख्तलिफ शहरों में कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएंगी। जी सनाउल्लाह। सर, सुप्रीम कोर्ट में केस जो सेनेट के ओपन कमेटी के आपने एक सदारती रेफरेंस है, वज़ीर समाअत है, कल तो है कि उसमें डिसीजन भी आ जाएगा। लेकिन एक तो आपने उस सुप्रीम कोर्ट के सदारती ऑर्डिनेंस के बावजूद, सदारती रेफरेंस के बावजूद ऑर्डिनेंस जारी किया और आज एक और वीडियो रिलीज कराई गई है उसी जराए से, उसी चैनल पे, उसी एंकर को, और एक पुरानी वीडियो जिसमें कुछ लोग ये बताया जा रहा है कि सेनेट के इंतखाबात के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव डालने की कोशिशें हैं या क्या है ये? और जराए भी लोगों को अब तो साफ नजर आ रहे हैं कहाँ से वो लीक की जा रही है, किसको दी जा रही है। जो 2.5-3 साल से जितने भी स्कैंडल और इस किस्म की चीज़ें जहाँ से रिलीज की गई थी आज भी वही रिलीज किया गया है। दूसरा जो आप कह रहे थे कि 20 सालों में 836 अरब रुपए का बेनिफिट होगा, तो किस तरह बेनिफिट होगा जब आपने डॉलराइजेशन 168 पे बुक की है और आपने जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 70% रखा है और आपने कैपेसिटी पेमेंट में भी कोई कट नहीं लगा, तो ये किस तरह ये मैनेज होगा? और 836 अरब 20 सालों में इससे किस तरह पब्लिक को बेनिफिट होगा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जहाँ पे पीडीएस का मामला चला गया 836 अरब 20 साल में एनुअल कितना बनता है? देखें सनाउल्लाह, जिस तरह मैंने कहा कि आपके लिए कल एक अरेंज की जाएगी एक मुतल्लिका वजारत के साथ आपकी मीटिंग, जिसमें कि वो इसके पूरी तफसील से जवाब देंगे। क्विकली मैं आपको जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं ये दे दूं कि जहाँ तक कि पाकिस्तानी पावर प्रोड्यूसर्स का ताल्लुक़ है, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एक तो ये है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कर दिया गया है, और जो दूसरे जो बैरूनी हैं उनको जो है उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो जो डॉलर की जो एक बैंड बनाया गया है 130 रुपये से 168 रुपये, कुछ इस तरह ही है। 168 160 to 160 नहीं, उसका जो एक जो फ्लोर था वो 130 था। उसमें उनका जो डॉलर का उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 17 से 15% कर दी गई है। फिर इसी तरह मार्कअप में जो कि काइबोर प्लस 4.5% होता था उसको काइबोर प्लस 2% किया गया है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें, आप ये नहीं कर सकते कि जी उन्हें कीमतें आधी कर दी, बिकॉज आप मुआहदे में फंसे हुए हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम यही कर सकते थे कि जो जो चीज़ों पे जिस पे कि हम उनसे हम वो ले सकते थे, मराहत ले सकते थे कानूनी तौर पे, तो कहते कि जी आपने ये कानून या आपने मुआहदा तय किया हुआ है तो इसको हम डिस्कस ही नहीं करते, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जी हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये प्लांट फैक्टर ये है, ये कैपेसिटी पेमेंट्स यूँ हैं, ये फोरेंसिक ऑडिट है, ये हीट वो ऑडिट है, इस किस्म की चीज़ें वो हमारे पास अभी भी हैं। ये नहीं है कि हमने उनको इसके अवज़ जो है तो हमने उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लिया है। ये सारी जो हमारी वो थी वो हमारे पास अभी भी हैं। दूसरी बात आपने की जो सेनेट के इलेक्शंस के बारे में, तो देखें जी आप थोड़े लेट आए हैं, इस पे असद उमर साहब ने बड़ी मुफस्सिल किस्म की गुफ्तगू की है, चाहे वो वीडियो हो या वो जो पूरे आपके जो सवालात थे, तो उसको रिपीट करना मेरा ख्याल है वक्त का ज़िया होगा। जी 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 सर, पहले तो ये कि आपने बताया कि 60 पुलिस सेक्टर से हुए हैं जिनके सीईओ की तैनाती होनी है जी। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए पीडीए की गवर्नमेंट को, तो ऐसा क्या था कि आपकी गवर्नमेंट 2.5 साल में ये नहीं लगा सके? नंबर 1। नंबर 2 ये था कि अगरचे असद उमर का जवाब देंगे ऑर्डिनेंस के हवाले से, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी का सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर वेट भी कर लिया तो उसमें क्या हर्ज था? यही ऑर्डिनेंस है जो 4 साल बाद उस वक्त भी निकल सकता था। और तीसरा ये आपने सिंध के अवाम को कहा है, कराची के अवाम को, कि वो एहतजाज करें जंतरों के ऊपर, तो इसका मतलब ये तो अब वो पहले से पीडीएम आपके खिलाफ एहतजाज करा रही है, अब आप उनके खिलाफ करा लेंगे, तो ये क्या बनेगा इस सूरत का? अब आप किधर जाएंगे जो किसी पार्टी के साथ नहीं है? देखें, ये आखिरी बात जो आपने की है, एहतजाज से मुराद मेरा ये है कि ज़ाहिर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि एहतजाज करना, देखें किसी भी जमहूरी माशरे में वो हक होता है। इसीलिए हमने पीडीएम को
बीइंग हुकूमत हमने कभी उनको रुकावट नहीं डाली है, ख़ास तौर पे उनके पिछले 1 महीने 2 महीने से जो भी उनके प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली है। और इसी तरह हमने यही कहा है कि उनकी जो आखिरी हसरत है इस्लामाबाद आने की वो पूरी कर लें, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। फिर आपने जो कहा कि CEOs की तैनाती में 2 साल का क्यों लगा, देखें जी आपका सवाल बहुत दुरुस्त सवाल है। इसमें बुनियादी वजह यही जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज कर रहे थे और फिर इशरत हुसैन साहब जो कि हमारी रिफॉर्म्स कमेटी के हेड भी हैं, उसमें हमने जो अच्छी बात हो जाती है उसका बदकिस्मती से जिक्र होता नहीं है। देखें हमने पूरी कोशिश की कि लोगों को एडवर्टिजमेंट्स दी हैं, हमने हर तरह के हेड हंटर्स को वो किया है। कुछ कानूनी चीज़ें थी जो कि हमारे आड़े आती थीं, कुछ इदारों को हमने उनका ये भी नहीं पता था कि हमने कई इदारे कुछ 400 से ज़्यादा के थे उनको हमने उनकी तादाद कम करके कुछ 300 पे ले आए हैं। तो वो उसकी वजह से भी कुछ इदारों का पता नहीं था कि जी इनको हमने कंटिन्यू करना है या मर्ज करना है। तो इस किस्म की देखें ये 70 साल की मसाइल हैं जिसको कि ये तवक्को करना कि हम 32 महीनों में इसको हल कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि हक आपका बनता है बिल्कुल, क्योंकि आपने हमें इलेक्ट किया है। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि आपको बताएं कि जी अगर ये हम कर रहे हैं, हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगेन कमिंग कमेटी में कैबिनेट मीटिंग में इसकी प्रोग्रेस मांगी है और कई अपडेट भी नहीं कर सकें वो भी अपडेट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं इनके बहुत जल्द इंशाल्लाह तैनात हो जाएंगे। शबीर फराज साहब ये बताएं कि मेरी ये 5वीं कौमी असम्बली है और मैंने 4 फरवरी 2021 को जो मंजर था मैंने अपनी 5वीं असम्बली की कवरेज में आज तक वो मंजर नहीं देखा था। काबीना ने इस हुकूमत अपोजिशन की दो तरफा मैं फिर कह रहा हूँ हुकूमत अपोजिशन की दो तरफा जो तकद्दुस की पामाली हुई है कौमी असम्बली की, इस पर काबीना ने कोई नोटिस किया है और काबीना में कोई ज़ेर गौर आई है बात? देखें जहाँ तक कि काबीना में इस बात का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि ये और भी कई हमारी कमेटीज़ होती हैं जिसमें कि हमें इस बात पे बहस की है। देखें बात ये है कि जो कानून साजी है और ख़ास तौर पे वो कानून साजी जो कि मुल्क के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो, सिस्टम के मफाद में हो, यानी जमहूरियत की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो। अब जो हुआ आखिरी सेशन जो हुआ नेशनल असम्बली का, उसमें जो आपने मनाज़िर देखे वो बुनियादी तौर पे क्या थे कि ये अगर तो एक बिल, एक आइनी तरमीम हुकूमत ने पेश की है तो उस पर बहस होनी चाहिए थी, उसमें अपनी तजावीज़ देनी चाहिए थी। बजाय इसके वो हुल्लड़बाजी शुरू हो गई और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया जिसमें कि न तो उस पर उन्होंने, बिकॉज वो चाहते ही नहीं हैं। देखिए जी ये जो पैसे की सियासत है ना, इसके आपको मुझसे ज़्यादा पता है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने इतनी असेंबलीज देखी हैं, देखें ये दो उनकी सोचों की जंग है। एक वो है जो कि चाहते हैं कि वही पैसे का इस्तेमाल हो, वही पैसे पे सियासत हो, फिर आप करप्शन करें, फिर और पैसे बनाएं, अपने ख़ानदान को बीच में लाएं, इलेक्शन लड़ें ऐसे कि जिसमें गरीब आदमी या मिडिल क्लास का बंदा इलेक्शन न लड़ सके। ये तो वो लोग हैं जो कि इस चीज़ को मुखालिफत कर रहे हैं जिस वक्त जो सेनेट इलेक्शंस के लिए जो हम कानून साजी या कोशिश कर रहे हैं कि ये शफाफ तरीके से हो और शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए हो। तो ये इनको सूट नहीं करता ये सिस्टम, बिकॉज ये बिल्कुल मुखालिफ सिमत है जिसको कि आप कहते हैं ना कि तब्दीली किधर है और क्या है। वो यही है कि देखें जी आपको अपने बुनियादी जो एक जमहूरियत का ढांचा है क्यों नहीं वो इस कदर देर पा रही, उसकी वजह यही है कि अच्छे लोग आते नहीं हैं। कौन जिसने कि अपने जोरे बाजू से पैसे बनाए हुए हों, कौन वो जाके जो है तो करोड़ों रुपए के रिश्वत देगा और अपने आप को इलेक्ट कराएगा? कौन है जो कि नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन लड़ेगा कि 10-10 करोड़ रुपए लगा दें? डिपेंड करता है आपका जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो कौन है। तो ये पैसे की सियासत को ख़त्म होने का एक ख़त्म करने के लिए ये एक सुनहरी मौका है। ये शुरुआत है, इसमें पूरी कौम को हमें सपोर्ट करना है। बिकॉज हमारी नीयत बिल्कुल, चाहे भला अपोजिशन कभी कहेगी जी दोस्तों के लिए कर रहे हैं, कभी कहेगी कि जी किसी खास अपने लोगों से डर है, ये सारी वाहियात बातें हैं। असल चीज़ देखें कि हो रहा क्या है।
अगर ये हो गया तो इससे क्या फायदा होगा? मुल्क को, जमहूरियत को और सिस्टम को साफ सुथरे लोग आएंगे, मेरिट पे आएंगे, पार्टी के वफादार होंगे, क्योंकि पार्टी ने उनको टिकट दिया है, पार्टी के लिए वो पार्टी उनका एहतसाब भी कर सकेगी। तो इसमें सारे प्लसेस हैं, बजाय इसके कि जी वो, फिर मैं कहता हूं ना जिस तरह सूरह बकरा में कि जी वो यहूदी थे, वो चूंकि उस चीज को यूं कर रहे थे कि जी नीली हो गाय गाय, ये आंखें सफेद हो, रंग ये हो, पीला हो, ये सारी बातें जो है ना ये बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखती हैं। असल सपोर्ट जो हमें आपसे चाहते हैं, आवाम से चाहते हैं कि ये देखें कि ये बात ठीक हो रही है कि नहीं, ये ना देखें कि कौन कह रहा है, किस वक्त कह रहा है। जी आखिरी सवाल सर, ये तो हुकूमत भी मानती है सब महंगाई का जो मसला है, आप जिस नहज पर पहुंच चुकी है महंगाई, और दूसरी कैबिनेट मीटिंग में महंगाई पर बात होती है, फिर वज़ीर आज़म हर हफ्ते इजलास भी इस हवाले से करते हैं। आज भी इस वक्त हो रही होगी प्राइस कंट्रोल की, लेकिन इसके बावजूद 2.5 साल में महंगाई ऊपर गई है, नीचे आपकी जो हमने देखी नहीं, जिस तेजी से ऊपर गई है उसके वो नीचे आने की शरह उतना से नहीं है। आज फिर आपने ये रोल दे दिया है एसी और डीसी को कि वो प्राइस के जो नामे उनको चेक करेंगे, इसमें कोई जजा और सजा का भी सिलसिला रखा गया कि जो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे देखें, फिर दूसरा ही कि आगे रमजान भी आ रहा है और आपको पता है कि रमजान में बिल्कुल का क्या हाल होता है। एक और सर एक सवाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन की भी ये थी कि जी वो आज सुना था कि कैबिनेट में डिस्कस होगा, उनके साथ बहुत से मामला पर जो है वो बातचीत तय पाती है, तो उसका जरा बताइएगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का क्या होगा। देखें जी 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 देखें, ये मैं आखिरी बात को पहले, क्योंकि ये मुझसे इसका जिक्र करना रह गया था, जो सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन हैं और जो एहतजाज और जो भी हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पिछली काबीना में भी कहा था और इस दफ़ा उनको रिपोर्ट भी दी गई, जिसमें परवेज़ खटक साहब हैं, अली मोहम्मद साहब हैं और हफीज़ शेख साहब हैं, और इस मसले को हम जो वफाकी वो हैं महकमे हैं उसको तो हम हैंडल करेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग सूबाई हुकूमतों से भी सूबों से भी आ गए हैं, तो जाहिर है कि हम उनके जो जहाँ पे हमारी हुकूमत है 2 सूबों में और बलूचिस्तान से भी लोग आए हुए हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्टिव हुकूमतों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने इश्यूज़ को उधर ही हल करें। हमारा मैंडेट फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं और उनके लिए जो है तो ये 3 कमेटी जो कि उनके साथ इन मुजाहिरीन के साथ मुसलसल एंगेज भी हैं, तो ये इंशाल्लाह अनकरीब कोई एक काबिले अमल और दोनों के लिए एक्सेप्टेबल किसी सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। और आपका और क्या सवाल था? हाँ, महंगाई का देखें जी, पहले ये था कि दोनों तारीखी तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करती है, इसको देखती है प्राइस कंट्रोल को, फिर प्राइस उसको ज़्यादा वो करने के लिए कमेटी बना दी गई, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, तो वो कुछ उस पर वो फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इदारे पे आ गई है, वही जवाबदेह होंगे कि जी ये क्यों इस तरह हुआ। और दूसरी बात ये है जी कि देखें हमारी जो इंपोर्ट्स हैं इसकी खाने की चीज़ों की, चाहे वो पाम ऑयल हो जिससे घी बनता है, दालें हों, पेट्रोल हो, पेट्रोल की वजह से महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, बिजली की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है वगैरह, वो एक पूरा एक चेन है जो बढ़ जाती है। कोई सियासी हुकूमत नहीं चाहती है जी कि वो इस पर कोई भी ढीला ढाला काम करे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही है कि कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। ये एक आर्जी फिनोमेना है और प्राइम मिनिस्टर को इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, और वो इस पर पूरी तरह से जो मुतल्लिका लोग हैं उनके साथ हफ्तावार नहीं डेली बेसिस पे वो इस पे नज़र रखे हुए हैं। MCI जी, ये तो जी मुझे नहीं पता, ये इसमें आपको तफसीलात मिल जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया, निजी बिजली घरों के साथ मुआहिदे और वाजिबात की अदायगी के मैकेनिज्म की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में कौमी ख़जाने को 836 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। खाने पीने की अशिया की कीमतों की निगरानी और इस्तेहकाम इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होगी, ये भी फैसला हुआ। आज वफाकी काबीना के इजलास में शुगर मिल्स में पैदावार और स्टॉक के इजरा की निगरानी के लिए कैमरे
कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माफियाज इकट्ठे होते हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी।